अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुश बाश होंगे जनाब आली। और आज के सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ कुछ गर्मा गर्म खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरी 5 खबरें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए आपने मिस नहीं करनी और पूरा व्लॉग आपने गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो समझ लें मेरी सारी रिसर्च ज़ाया। तो जनाब, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको न्याज़ी साहब का बयान नज़र आ रहा है। अभी गुज़श्ता रोज़ मैंने उनके ऊपर व्लॉग बनाया था जिसमें उनका बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको जहर दिए जाने का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के 5 अफराद को टास्क सौंप दिया गया है कि उनको मार दिया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको मारने की बाकायदा प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। अब न्याज़ी साहब का फिर से ताज़ा तरीन बयान आया है जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की कोशिश की गई, यानी कि इससे पहले वो गोली का इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं, गोलियों का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब गोलियां लगी थी तो उनके वज़ीरों मशीरों के कपड़ों के बीच में से गोलियां निकल के बाहर निकल गई थी। और मुझे यकीन करें कि माजी के झरोकों से आप याद करें सुल्तान रही को। सुल्तान रही के बारे में कहते हैं कि एक दफ़ा पाकिस्तान में तो वो सुपरस्टार थे ही, सऊदी अरब में उनकी फ़िल्म लगी थी। बताते हैं लोग कि 80s का ज़माना था। उस वक्त उन्होंने कहा कि जी सुल्तान रही की फ़िल्म हम सऊदी अरब में नुमाइश के लिए जारी करेंगे। और जब कहते हैं कि सिनेमा के अंदर सुल्तान रही की फ़िल्म लगी थी तो लोगों ने शीशे तोड़ दिए थे गुस्से में आके, क्योंकि वो हमारे स्टार थे। वो सऊदी अरब के लोगों के समझ में नहीं आए थे। ये न्याज़ी साहब हैं, ये भी किसी की समझ में नहीं आते। और मुझे लगता है कि वो जो हमारी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, डोपामाइन और पता नहीं किस किस तरह के, मुझे लगता है न्याज़ी साहब के अंदर उसका संतुलन यानी कि उसका तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो जाता है। अब न्याज़ी साहब कह रहे हैं कि उनका हेलीकॉप्टर जा रहा था, रॉकेट लॉन्चर भी आया, लेकिन वो न्याज़ी साहब को नहीं मार सका। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको ना मारे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्याज़ी साहब चाहते हुए या ना चाहते हुए एक गलत किस्म की इमेजिनेशन को अपने सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जब हम एक गलत सोच को अपने सब कॉन्शियस माइंड का, अपने बिलीफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी इंसान के साथ जो है ना नागहानी आफत आ सकती है या इस तरह की कोई हादसाती मौत हो सकती है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, मेन मेन बात करते हैं अभी सीधी सीधी, वो बड़े नाक को नाक पंजाबी में कहते हैं तंग आ गए हैं। वो कहते हैं कि हम बस अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। कल मेरी एक बड़े उनके क्लोज बंदे से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाईजान ज़रा थोड़ी बहुत खबरें हमें भी दे दिया करें, लोगों को इधर उधर चिड़ियाँ उड़ती उड़ती खबरें देती हैं, हमें भी कुछ बताएं। वो बार बार यही कह रहे थे। असल में मेरा उनसे बात करने का मकसद ये था कि मैं उनसे ये जानना चाहती थी कि लोग इस बात पर नाला हैं कि अब तक क्यों इतना इंतज़ार हो रहा है, किस वजह से अभी तक न्याज़ी साहब ज़मान पार्क में बैठे हैं और अभी तक उनको सज़ा नहीं हो रही, जबकि चीज़ें क्लियर हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से उन लोगों का ये ख्याल है कि जब तक बंदियाल साहब चले नहीं ना जाते, तब तक न्याज़ी साहब के साथ खेलते रहना है। तो ये न्याज़ी साहब के साथ खेला जा रहा है और न्याज़ी साहब को समझ नहीं आ रही, और वो खेल खेल के वो कहते हैं ना कि उसको दौड़ाई जाओ दौड़ाई जाओ। एक चूहे को जब आपने पकड़ना होता है ना, तो आप कमरे के अंदर एक साइड पे अपनी खिड़की लगाई होती है और एक तरफ आप उसके पीछे भागो भागो भागो। वो भाग भाग के बेचारा वैसे ही हफ के थक के जो है ना उसकी समझ लें कि हालत ख़राब हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ जनाब अली के न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ जो GHQ हमला केस है, यानी एक तो इन्होंने कोर कमांडर हाउस पे किया था, फिर उसके अलावा इन्होंने पूरे मुल्क यानी पाकिस्तान के 200 मुझे याद रहता है, जब भी मेरे मुंह में आता है ना 200 ही निकलता है, तो 200 तनसीबात के ऊपर इन्होंने हमले करवाए थे। और उसके बाद जो GHQ है, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। GHQ के ऊपर जो हमला किया गया था, उसमें और कोर कमांडर हाउस पे हमले वाले जितने भी अफराद इस वक्त जेर तफ्तीश थे, यानी कि जो पकड़े गए थे, उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी मुल्ज़मान हैं, उन सब ने न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने की बात कर दी है। और उन सब ने एक ही बयान दिया है, और उन सब के बयानात में 3-4 बयानात मैं आपको प्रीवियस मंथ में सुना भी चुकी हूँ, जो अर्ली स्टेजेस पे आ गए थे, जिसमें उन सबका ये कहना है मुत्तफ़िका तौर पे, और सबसे अलग 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 तफ्तीश की है और सबके वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया गया, और सब ने एक बात की है कि जनाब जी हमें बाकायदा तौर पे बनी गाला में या ज़मान पार्क में, इधर बुला के ज़मान पार्क में सॉरी, हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, हमारे साथ जूम मीटिंग्स की गई थी, हमें ये तनसीबात दिखाई गई थी, हमें बताया गया था कि यहाँ पर हमला करना है, अगर मुझे ये नहीं पकड़ा जाए तो मेरे से आपने पीछे से क्या रिएक्शन देना है। यहाँ तक के सबूत के तौर पे आपके पास मुराद सईद का ऑडियो मौजूद है, जिसमें वो लोगों को कह रहे थे, उकसा रहे थे कि आपको जो जगह दिखाई गई थी उन जगहों पे जाइए। तो अब उस चक्कर में अब हमारे इदारों ने, इदारे समझते हैं ना, इदारों ने क्या फैसला किया है, उन्होंने GHQ हमला केस में न्याज़ी साहब को नामजद करने का फैसला कर लिया है।
आपको समझ आ गई है? अभी मैंने आपको एक दिन पहले के व्लॉग में वो सहाफ़ी का बयान भी सुनवा दिया था और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जनाब फ़ौज ये फ़ैसला कर चुकी है कि हमने न्याज़ी को ऐसे नहीं छोड़ना। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि वो एक लॉयर के साथ भी बातचीत कर चुके हैं कि जनाब जी आपने हमारी तरफ से केस लड़ना है। तो उस वक्त हो सकता है कुछ लोगों को यकीन आया हो सकता नहीं। तो अब आप देखेंगे कि ये मामला जो है ये आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। फ़िलहाल ये जुलाई है, सितंबर तक ये चीज़ें आपको इसी तरह से नज़र आएंगी। और जनाब अली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, न्यूज़ भी आपको सुनवाती हूँ, और ज़ेर तफ्तीश जो मुलजमान हैं वो सब न्याजी साहब को कह रहे हैं कि जी इन्होंने हमें उकसाया, इश्तियाल दिलाया, तो लिहाजा जो FIR अब कटेगी उसमें न्याजी साहब के ऊपर उकसाने का, इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम भी उसमें जो है वो डाला जाएगा। और फैसला जो है वो कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद फाइनली आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन्स पे आएगा। और देख लें, टेलीविजन स्क्रीन्स पे अभी फैसला नहीं आया और मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो जनाब अली ये न्यूज़ भी आप सुन लीजिए। गुज़िश्ता रोज ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें तवील बहस के बाद अब ये फैसला किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास मकामात पर जितने मुकदमात डाल जाएं उनमें इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ नई दफात शामिल की जाएंगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अब ये फैसला भी हुआ है कि चेयरमैन PTI को भी इन मुकदमात में नामजद किया जाएगा। इन मुकदमात के हवाले से ये बताया गया कि ये मुकदमात GHQ गेट पर हमले और असास इदारे के दफ्तर के गेट पर हमले के हवाले से मुतल्लिक है। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया है। अब मैं आपको जनाब एक कुछ अशार सुनाना चाहती हूँ। न्याज़ी साहब की जो इस वक्त कंडीशन है ना, जो वो समझ नहीं रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो खिड़की जो है ना वो कमरे में लगी हुई है और मेरे पीछे जो है वो भागा जा रहा है। अशार कुछ इस तरह से अर्ज़ किया है कि झूठी कहानियाँ और फसाना भी ख़त्म शुद्ध, झूठी कहानियाँ और फसाना भी ख़त्म शुद्ध, अदल फरोश मुनसिफ़ों का ज़माना भी ख़त्म शुद्ध, कायम जिनकी फूंकों पर हुकूमत थी मेरे यार, कायम जिनकी फूंकों पर हुकूमत थी मेरे यार, शुफ शुफ, उस पीरनी की फूंकों का फड़ाना भी ख़त्म शुद्ध। और न्याज़ी साहब आपके जिन भी भाग गए हैं, वो रहमतुल्लाह भी भाग गया है और पिंकी आंटी भी भाग चुकी हैं बहरहाल। और ख़बर भी आप लोगों ने सुन लिया। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में ये ख़बर दे दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं जिनकी तादाद 3 बताई जा रही थी, वो मिलने के लिए गए थे बंदियाल साहब को। बंदियाल साहब की पहली मिस्टेक ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, चीफ जस्टिस होते हुए, मिल किसको रहे हैं? यूट्यूबर्स को। और मुलाकात में बातचीत किसके बारे में कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। और बात किसके बारे में कर रहे हैं? जो हमारे नेक्स्ट आने वाले ये चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में। तो उनकी जो मुलाकात हुई है ना 3 यूट्यूबर्स के साथ, पहले मैंने उनका नाम नहीं लिया था लेकिन अब मैं आपके सामने उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनका नाम जो है वो मंजर-ए-आम पे आ चुका है। सबसे पहले दी वन एंड ओनली जिनके साथ बंदियाल साहब की मुलाकात हुई है वो हैं जी सदीक लल्लू। दूसरे नंबर पे जो मुलाकात हुई है वो आबिद नाम के एक व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, और तीसरे अहमद नाम के एक व्लॉगर और यूट्यूबर हैं। अब बंदियाल साहब के साथ ये जो तीनों की गुफ्तगू हुई उसमें से एक ने ये गुफ्तगू लीक कर दी है, उसने ये सारी चीज़ें बताई हैं। सदीक लल्ली ने कहा है कि नहीं जी नहीं, मुलाकात के लिए तो वो मान गए, उन्होंने कहा जी नहीं लेकिन 70% बातें गलत हैं। जब तक बंदियाल साहब का इस पर रीबटल नहीं आ जाता, तरदीद नहीं आ जाती, तब तक हम आपको इस बारे में कन्फर्मेशन नहीं दे सकते कि अगर वो कन्फर्मेशन नहीं देते, अगर वो रीबटल नहीं करते तो फिर इसको ऐसे ही मिनोन समझा जाएगा। अच्छा, अब उस मुलाकात के अंदर बातें क्या क्या हुई हैं मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ मिनो अन, ताकि एक पॉइंट भी इधर से उधर ना हो जाए। लीजिए जनाब, पूरी मुलाकात का अहवाल मेरी आंखों के सामने इस वक्त और मैं आपके सामने पढ़ के सुना रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो 3 हजरात हैं, सदीक लल्ली, आबिद और अहमद, इन्होंने जब मुलाकात की बंदियाल साहब के सामने, तो बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने न्याजी साहब की तारीफ़ व तौसीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए। अच्छा, अब वजह क्या है? वजह बड़ी ही इमोशनल है और बड़ी ही जिसे कहते हैं ना मजहबी है। वो ये है कि आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले आपने बंदियाल साहब का एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो अपने पीर साहब के साथ बैठे हुए थे। उनके जो पीर साहब है ना, बेसिकली उन्होंने बंदियाल साहब को ये कहा हुआ है कि तुमने मरते दम तक न्याजी का साथ देना है, और न्याजी जो है वो एक निजात दहिंदा है, यानी कि वो एक मसाया है, मसीहा नहीं है, वो एक मसाया है। मुझे नहीं पता कि उनके पीर साहब जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हुई सरकार हैं, लेकिन प्लीज़ सरकार साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान के ऊपर तरस कीजिए। अपनी इस मुलाकात के अंदर उन्होंने अपने कोलीग जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस यहया अफरीदी को
तानो तशना का निशाना बनाया, यानी कि इन शख्सियात के ऊपर, इन जस्टिस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और नापसंदीदगी का इजहार किया। फिर उसके बाद उन्होंने मौजूदा जो गवर्नमेंट है, यानी कि पीडीएम गवर्नमेंट है, उसके ऊपर तनकीद का उनको निशाना बनाया। अब अंदाज़ा करें कि जो मुल्क का चीफ जस्टिस है, जिसने फैसले करने हैं, वो यूट्यूबर्स को बुला के पहले ही बता रहा है कि मेरी पसंद और नापसंद क्या है। उसके बाद उन्होंने अपने मनपसंद जज मुज़ाहिर नकवी की करप्शन का भरपूर दिफा किया। उसके बाद उन्होंने मौजूदा फ़ौजी क़यादत के इक़दामात को हदफ़ तनकीद बनाया, यानी कि जो हमारी मौजूदा फ़ौजी क़यादत है, इसमें भी उन्होंने ये बात पॉइंट दे दिया कि वो जनरल आसिम मुनीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और कहा कि फ़ौज मेरे जजों को तंग कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने व्लॉगर्स को बताया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू को बंद करने का फ़ैसला मैं करने वाला हूँ। अब आप अंदाज़ा करें कि किस कदर बेवकूफ़ आदमी से हमारा पाला पड़ा है, किस कदर अक्ल के अंधे आदमी से हमारा पाला पड़ा है, जो एक मुल्क का सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले इदारे में काम करने वाला, सबसे बड़ी सीट पे बैठा हुआ शख्स है, और वो यूट्यूबर्स को बैठकर ये बता रहा है कि आने वाले फ़ैसले में मैं ये करने वाला हूँ। मुझे वैसे बंदियाल साहब से ये उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है ये खबर झूठी होगी, समझ जाएं। तो अल्लाह करे कि बंदियाल साहब जो है वो इसके ऊपर रीबटल करें, मतलब तरदीद करें कि ऐसा नहीं है, उनको रीबटल करना चाहिए, वरना देखें कि ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है यूट्यूबर्स का, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो क्यूरेटिव रिव्यू को बंद करने जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसले लिख कर रखे हुए हैं। अंदाज़ा कीजिए, अपनी सास का ऑडियो लीक हो गया है, बीवी का ऑडियो उनका इदारों के पास है, इदारे जो हैं रियासत के साथ टक्कर आप ले नहीं सकते हैं, रियासत अगर आपको पकड़ के एक शुरली पे बिठा के आपको झूला दे तो आपको लग पता जाएगा, और टक्कर आप किसके साथ ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मैंने सख्त फैसले लिख के रख लिए हुए हैं, वो लिख के अगर आपने रख लिए हुए तो ये सोचिए कि वो आपके गले का फंदा बन सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सख्त फैसले मैंने लिख के रखे हुए हैं, इससे हुकूमत को लग पता जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने शादी की एक तकरीब में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को शाबाश दी और कहा कि डट जाओ, यानी अब वो यूट्यूबर्स को ये भी बता रहे हैं कि मैंने ये कुछ किया है। वाह सुभान अल्लाह, अपने लिए खुद ही एविडेंसेस बना लिया और खुद ही बदनामी का बायस। उसके बाद इमरान रियाज खान की गुमशुदगी के ऊपर खुलकर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि इदारों को इसका ज़िम्मेदार जो है वो ठहराते हैं। अच्छा, ये बात चलें ठीक है, यहाँ तक मैं उनके साथ इत्तेफाक करती हूँ। ठीक है जी, इमरान रियाज खान ने जो गंद किया, इमरान रियाज खान ने झूठी खबरें शेयर की, इमरान रियाज खान ने रियासत के साथ बराह रास्त टक्कर ली, उनको नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। लेकिन अगर वो इस तरह से बंद हैं, जबरी उनकी गुमशुदगी है, तो उसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जो बात सही है वो सही है, जो जायज़ है वो जायज़ है। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ने मारूफ कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी और मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक पे जो है वो सख्त नुक्ता चीनी की। उन्होंने कहा कि ये तीन जो सहाफ़ी हजरात हैं ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और इन पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए मुबैना तौर पे। ठीक है ना, ये जो जितना भी रिपोर्ट हो रहा है अब तक, इसके ऊपर तो जब तक बंदियाल साहब की कोई रिबटल नहीं आता तब तक ये बातें इसी तरह से होती रहेंगी। माजी और मुस्तकबिल में होने वाले बहुत सारे अदालती फ़ैसले और मुकदमात जो हैं वो व्लॉगर्स के साथ उन्होंने डिस्कस किए कि माजी में ऐसा भी हो चुका है, ऐसा भी हो चुका है, ऐसा भी हो चुका है। उसके बाद उन्होंने व्लॉगर्स को बताया कि मेरे धड़े के 8 जजेस इंसाफ कर रहे हैं, जबकि बाकी 6 जजेस जो हैं वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि अब मैं पता नहीं ये रेलिवेंट मिसाल दे रही हूँ या गलत मिसाल दे रही हूँ कि इमाम हुसैन और यजीद दोनों ही अपने आप को हक और सच पे समझ रहे थे। यजीद को एहसास ही नहीं हुआ था कि वो कर क्या रहा है, यानी कि यजीद को पता था, उसका ज़मीर उसे गवाही देता होगा, लेकिन वही बात कि इंसान मानता नहीं है। इंसान कहता है कि नहीं, मैं ही हक पे हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही कर रहा हूँ और जो दूसरा इंसान है वो गलत कर रहा है। लेकिन अगर वो दूसरे के शूज़ में अपने पैर रख के देखे तो शायद उसको अंदाज़ा हो सके। अच्छा जी, इसके बाद चीफ जस्टिस बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस के बाहमी ताल्लुकात, बाहमी इख्तलाफात और सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस अहमद अली शेख की तकर्रियों के पीछे छुपी कहानियाँ भी व्लॉगर्स को बता दी। सुभान अल्लाह। और व्लॉगर्स ने आके आगे कहानी बना के बता दी, यानी उसमें हो सकता है व्लॉगर्स ने भी खुद से कोई कहानियाँ बनाई हों और हो सकता है कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें की हों, लेकिन बहरहाल ये बड़े ही दुख की बात है जो कुछ भी ये तफसीलात अब तक सामने आई हैं बकौल व्लॉगर्स के। अच्छा जी, अब ज़रा मज़ीद सुनिएगा। ये मुलाकात जो इनकी हुई है ये कुछ सहाफ़ियों के बकौल 27 जून को हुई है
اور اپنے چیمبر کے اندر انہوں نے ملاقات کی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ کپتان نے سیاست سے بالاتر ہو کے فیصلے کیے. اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو ہے کپتان یعنی مسئلے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسرے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یوٹیوبرز کو عدالتوں کے اندر جو اندرونی مسائل ہیں ان سے بھی آگاہ کیا. سبحان اللہ, یوٹیوبرز نے کیا کرنا تھا جی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور 2 سینئر ججز کی ججمنٹ پہ سینئرز کی رائے کا احترام نہیں کرتے, یہ بھی الزام لگایا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یوٹیوبرز کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ عید کے فوری بعد بحث ہوگی اور اس مسئلے کو میں نے حل کرنا ہے, میں نے حل کر کے جانا ہے, یہ انہوں نے بولا. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. سابق وزیر خیبر پختونخوا حبیب اللہ کنڈی کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان, یعنی کہ ایک ایک کر کے چن چن کے سارے جاتے جا رہے ہیں. اور یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ رہی ہے سب کو اچھی بات ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سپٹمبر تک یہ اب چوہے بلی کا کھیل جو ہے یہ چلتا جائے گا. اس سے اگلی خبر کی طرف میں آپ کو بتا دیتی ہوں. افضل محمود بٹ کو آئی جی پولیس جی بی گلگت بلتستان لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یوتھیا مار مہم جو ہے وہ اب ہر طرف شروع ہو چکی ہے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچ جائیں گے, ڈیلے ہو جائے گا, چھوٹ جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ڈیلے ضرور ہو رہا ہے لیکن پروسیس اپنے اکارڈنگلی آپ سمجھ لیں کہ چل رہا ہے. وہ ہیئر اینڈ ٹورٹائز والی کہانی آپ نے سنی ہے نا, خرگوش اور کچھوے والی, تو یہ کچھوے کی رفتار سے آپ دیکھیں گے کہ جیت اینڈ پہ کچھوے کی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی خبر میں آپ کو دے دوں وہ یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیازی صاحب یعنی کہ پی ٹی آئی کے دور میں $3 ارب قرضوں کا جو آڈٹ ہے وہ کروایا جائے گا. $3 ارب کے قرضے کہاں کہاں گئے, کیسے کیسے استعمال ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیازی صاحب کے جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو شدید پھنستے ہوئے دکھائی دیں گے. اور خبر نمبر 5 کی طرف اب چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ نیازی صاحب کے خلاف سننے میں آ رہا ہے کہ 1 یا 2 دن میں یا ان چند دنوں کے اندر آپ ایک ایسا وعدہ معاف گواہ دیکھیں گے جس کو سننے کے بعد آپ کے پیروں کے نیچے سے جو ہے وہ زمین نکل جائے گی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ وعدہ معاف بلکہ سلطانی گواہ بن گئے. انہوں نے بھی جو ہے نا نیازی صاحب کے اوپر جو ہے بے شک شو کاز نوٹس لے لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نیازی صاحب تھے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری ان کے وعدہ معاف گواہ بن گئے, وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے, ان کی دوڑیں لگ گئیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ جو ہیں فردوس شکوان سے لے کر جتنے بھی ہیں ان سب نے جو اس میں الزام دھرا وہ نیازی صاحب کے اوپر دھرا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب جتنے بھی لوگ 9 مئی کے سانحے میں پکڑے گئے ہیں جو ملزمان ہیں وہ سب بھی سلطانی گواہ یا آپ سمجھ لیں کہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو گئے ہیں. اور وہ بھی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نیازی صاحب نے ہم سے کروایا ہے. اور پھر اس کے بعد اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ ایک اور شخص جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں, بڑے بڑے صحافیوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ سامنے آئے گا تو نیازی صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. تو اینی گیسز آپ کو گیس کر سکتے ہیں, لیکن میں بتاؤں میں گیس کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو گواہ ہیں وہ, کیونکہ اس سے پہلے ملک ریاض کا میرے ذہن میں تھا, تو ملک ریاض جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو چکے ہیں. تو اس کے علاوہ جو میرے ذہن میں آتی ہیں وہ آتی ہیں جی پنکی آنٹی. اب یہ آج کا دن آپ نوٹ کر کے رکھ لیں, اور مجھے لگتا ہے کہ پنکی آنٹی جو ہیں وہ نیازی صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں. اور جناب یہ تھیں آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں نیازی صاحب کو اب نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تمام لوگ نیازی صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. ایک اور وعدہ معاف گواہ آنے والا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو assumption بتا دی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مندیال صاحب نے جو یوٹیوبرز کے ساتھ خفیہ ملاقات کی, اور وہ خفیہ ملاقات اب خفیہ ملاقات نہیں رہی, اور اس میں جو باتیں انہوں نے کی ان میں کن پوائنٹس کے اوپر آپ کو اعتراضات ہیں اور کن کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ سابق وزیر خیبر پختونخوا حبیب اللہ کنڈی نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. افضل محمود بٹ کو جی بی پولیس کا جو ہے نا وہ ہیڈ بنا دیا گیا ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے $3 ارب کے جو قرضے ہیں ان کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا. مطلب نیازی اور نیازی کی پوری کابینہ سمجھو, ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاست تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.